बच्चों के दिमाग में स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कब तक, एक सवाल उनके दिमाग में अक्सर रहता है कि सर इस वाले में इंटरव्यू रह गया। और जैसा आपने बताया आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है, आपने इतने सारे मेंस लिखे हैं, तो इंटरव्यूज आपने बहुत सारे दिए हैं। आपके मन में कभी आया कि नहीं अब नहीं दूंगा, अब तैयारी नहीं करूंगा, आगे बढ़ना है, कुछ और करना है? क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं और मेरे पास जीतने के लिए या कमाने के लिए सब कुछ था। और जब मेरे एग्ज़ाम बैक टू बैक क्वालिफाई हो रहे थे 2019 में, मैंने 3 स्टेट के प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे, यूपी, बिहार, उत्तराखंड। तो मुझे लग गया था कि मैं एक दिन अच्छा मेरे साथ हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू रहा, फिर पेंडेमिक आया। 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें नहीं हुआ। 2020 में पेंडेमिक मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं हुआ। 2021 में मेंस दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 22 में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। 23 में इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर 23 में एपीओ मेरा सिलेक्शन हो गया। हेलो एस्पिरेंट्स, दिस सर निशंक अग्रवाल और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुरेंद्र सर, जो ऑलरेडी बिहार में सर्विंग एपीओ हैं और बिहार जुडिशरी में उनकी 7th रैंक है। तो आज वो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करने वाले हैं कि बीइंग एन एपीओ उनकी जर्नी कैसी रही, क्या क्या उन्होंने करा एपीओ एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए, और आपको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए जो आप एपीओ बन सकें। सो वेलकम एवरीबॉडी एंड सुरेंद्र सर। थैंक यू सो मच। सर सबसे पहले थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि आपका बिहार एपीओ आपने क्रैक करा, तो बिहार एपीओ बनने के बाद यहाँ पर जिस दिन रिजल्ट आया, फाइनल रिजल्ट आया, तो और साथ ही साथ प्रिपरेशन में जब प्री का आया तो कैसा लगा, मेंस का आया तो कैसा लगा, और जब फाइनल आया तो उसमें क्या फीलिंग थी? क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स हमारे ऐसे हैं जिनका प्री निकलता है, फिर वो मेंस देने जाते हैं, कई बार मेंस में नहीं हो पाता या इंटरव्यू में नहीं हो पाता, मेंस क्लियर हो जाता है, तो वो फीलिंग क्या है जब फाइनल सिलेक्शन हो जाता है, वो समय कैसा लगा आपको? फाइनल सिलेक्शन वाले दिन मैं अपनी दी के घर था। बिहार जुडिशरी जिसमें मेरा सिलेक्शन हुआ है उसको मैं दे के आया था मेंस। तो रात को मेरे दोस्त ने फ़ोन किया कि सुरेंद्र भाई आपका हो गया है। तो मैंने कहा क्या हो गया है? कि एपीओ में सिलेक्शन हो गया है। तो फिर मैंने उनको बोला कि रोल नंबर एक बार मैच करो। तो फिर रोल नंबर मैच हुआ। तो फिर उसके बाद मैंने अपडेट किया फेसबुक पे। उसके बाद बहुत सारे कॉल आने लग गए, कॉन्ग्रेचुलेसन रात के 2-3 बजे तक। फिर क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो गांव में तो 4 बजे जग जाते हैं, फिर 4 बजे से कॉल और मैसेज आने स्टार्ट हो गए थे, कॉन्ग्रेचुलेशन। उसके बाद फिर मैं अपने गांव गया तो गांव में काफ़ी ग्रैंड वेलकम किया गया था मेरा। तो पहली बार लगा कि कुछ मैंने अच्छा किया है अपनी लाइफ में इतने सालों के स्ट्रगल के बाद। मतलब वो रात खुशी की रात थी। मतलब मेरे हिसाब से बीइंग एन एस्पिरेंट बहुत सारी रातें ऐसी गई होंगी जहाँ पर आप सोए नहीं होंगे क्योंकि आप पढ़ रहे होंगे या टेंशन में होगा कि अगले दिन मेंस है, उसकी ये पढ़ लेता हूँ वो पढ़ लेता हूँ। सो नींद तब नहीं आती थी जब डिस्क्वालीफाई होता था, क्योंकि मेरा ये चौथा इंटरव्यू था और इससे पहले मैंने 8 एपी और जुडिशल सर्विसेज के मेंस दिए थे मैंने। तो नींद उस रात नहीं आती थी जिस रात फाइनल रिजल्ट आता था और मैं क्वालिफाई नहीं कर पाता था। बाकी एग्ज़ाम से एक रात पहले तो मैं अच्छे से सोता था, 10-11 बजे मैं सो जाता था क्योंकि सुबह ही एग्ज़ाम देने जाना है। और मेरा ये रहता था कि एग्ज़ाम से पहले अगर मुझे अच्छी सी नींद आएगी तो मैं अच्छे अपने कंटेंट डिलीवर कर पाऊँगा। तो मतलब पहली रात सर की वो खुशी एक ऐसी रात थी जो खुशी के उसमें नहीं सोए, बाकी रात थोड़ा सा मायूस होकर की। और ये सर एक बात रहती है बच्चों के दिमाग में, स्पेशली बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि कब तक, एक सवाल उनके दिमाग में अक्सर रहता है कि सर इस वाले में इंटरव्यू रह गया। और जैसा आपने बताया आपकी जर्नी काफ़ी लंबी है, आपने इतने सारे मेंस लिखे हैं, तो इंटरव्यूज आपने बहुत सारे दिए हैं। आपके मन में कभी आया कि नहीं अब नहीं दूंगा, अब तैयारी नहीं करूंगा, आगे बढ़ना है, कुछ और करना है? क्योंकि मैं गांव से बिलोंग करता हूं तो मेरे पास खोने के लिए कुछ था नहीं और मेरे पास जीतने के लिए या कमाने के लिए सब कुछ था। और जब मेरे एग्ज़ाम बैक टू बैक क्वालिफाई हो रहे थे 2019 में, मैंने 3 स्टेट के प्रीलिम्स क्वालिफाई किए थे, यूपी, बिहार, उत्तराखंड। तो मुझे लग गया था कि मैं एक दिन अच्छा मेरे साथ हो जाएगा। उसके बाद कंटिन्यू रहा, फिर पेंडेमिक आया। 2019 में मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें नहीं हुआ। 2020 में पेंडेमिक मैंने मेंस एग्ज़ाम दिया, उसमें नहीं हुआ। 2021 में मेंस दिया, उसमें भी नहीं हुआ। 22 में इंटरव्यू दिया, नहीं हुआ। 23 में इंटरव्यू दिया, उसमें भी नहीं हुआ। फिर 23 में एपीओ मेरा सिलेक्शन हो गया। तो गारंटी तो ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम देंगे हो ही जाएगा, लेकिन इतना पता है कि आप लगे रहेंगे तो पक्का होगा। मतलब हिम्मत नहीं हारनी। और प्राइम एग्जाम्पल यहाँ पर सर हैं उस चीज़ के कि उन्होंने इतने सारे प्रीलिम्स निकाले, मेंस निकाले,
इंटरव्यू से वापस आए, फिर भी उनका ये नहीं हुआ कि नहीं अब मैं एग्ज़ाम नहीं दूंगा। उन्होंने यहाँ पर लगातार तैयारी रखी और बहुत जल्दी सिलेक्शन भी ले लिया बिहार एपीओ में और अब बिहार जुडिशरी में। सर, एपीओ बनने के बाद जब आप वहाँ पहुँचे, पहली पोस्टिंग आपको मिली, तो उस डिस्ट्रिक्ट में जाकर जब आप पहली बार, आपको अपना ऑफिस मिला होगा, एक सीट मिली होगी कि आपकी सीट है, हाउ डज़ इट फील? मुजफ्फरपुर में एपीओ एज ए पोस्टेड हूँ मैं, तो सीनियर काफ़ी सपोर्टिव हैं, काफ़ी केयरिंग है और कलीग्स भी काफ़ी अच्छे हैं। और हमको स्टेट को रिप्रेजेंट करना होता है, तो अपने आप में एक जिम्मेदारी होती है हमारे ऊपर कि हम स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उस विक्टिम के राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए कोर्ट में खड़े हैं, जिसके साथ ऑफेंस कमिट हुआ है। तो अपने आप में एक जस्ट लाइक ए सोशल सर्विस और अपने आप को प्रिविलेज फील होता है हमेशा कि हम स्टेट का पार्ट हैं और लोगों की सेवा करने के लिए हम वहाँ पर खड़े हुए हैं। सर, अभी आपने मेंशन करा कि आपने यूपी दिया, बिहार दिया और उत्तराखंड दिया। तीनों स्टेट्स में एक चीज़ मुझे कॉमन लगती है, वो है हमारी जीके जीएस। तो उसको लेकर अक्सर जो जुडिशरी के एस्पिरेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं कि करें या नहीं करें, करें तो कितनी तैयारी करें। तो आपको क्या लगता है कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जीके जीएस? सेम, क्योंकि वो क्वालिफाइंग नहीं है, मेंस में ऐड होता है, तो आपको उतना ही वेटेज देना पड़ेगा जितना लॉ के लिए। अगर आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 6 घंटे आप लॉ पढ़ सकते हैं, 7 घंटे 2 से 3 घंटे आप जीके आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 150 मार्क्स का जीके आता है। बिहार जुडिशरी में भी और बिहार एपीओ में 100 मार्क्स का आता है। 100 मार्क्स के उसमें लॉ के क्वेश्चन पेपर होते हैं, तो आपको इक्वली वेटेज देना पड़ेगा। आप एस्केप नहीं कर सकते। अगर आप एस्केप करेंगे मे भी आपका इंटरव्यू कॉल हो जाए, लेकिन आपको फाइनल लिस्ट में बहुत ही मुश्किल से नाम आ पाएगा। एग्जैक्टली सर, बिहार एपीओ में मैंने एक और चीज़ देखी, सिलेबस बड़ा मतलब मुझे एक खासियत लगी उस सिलेबस में कि जो लैंग्वेज पेपर थे वो क्वालिफाइंग थे। मतलब उनके नंबर नहीं जुड़ रहे हैं। तो हिंदी इंग्लिश आपको बेसिक आती है, आप वहाँ पर पास हो गए, दैट्स ऑल। लेकिन जीके जीएस के नंबर यहाँ पर आपके जुड़ रहे हैं। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जीके जीएस किए बिना मैं यूपी, बिहार, उत्तराखंड में सेलेक्ट हो जाऊँगा, तो एक डिफ़िकल्ट पॉइंट रहने वाला है। एक सर, आपने एपीओ भी तीनों स्टेट्स का दिया है, उत्तराखंड का भी दिया, यूपी का भी, बिहार का भी। क्या एक्सपीरियंसेस हैं? मतलब तीनों में कोई स्ट्रैटेजी सेम रखी जाए या थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी? बिहार एपीओ जीके फैक्चुअल होता है, तो उसके लिए आपको अलग से तैयार करना पड़ेगा। और यूपी का जो जीके है वो यूपी पीसीएस के लेवल का आता है, तो आपको उसके लिए कॉन्सेप्ट आपकी कमांड होनी चाहिए। उत्तराखंड में कॉम्बो आता है, जस्ट लाइक यूपी और बिहार का कॉम्बो, कुछ फैक्चुअल भी पूछता है और कुछ डिस्क्रिप्टिव भी पूछता है। तो आपको, क्योंकि अगर यूपी बिहार अगर आप जीके आपने तैयार कर लिया तो उत्तराखंड का आपका इजीली तैयार हो जाएगा। उसमें थोड़ा करंट अफेयर का ज़्यादा रोल रहता है, लेकिन उसमें जो यूपी है उसमें डिस्क्रिप्टिव करंट अफेयर रहता है, बिहार में फैक्चुअल करंट अफेयर रहता है। तो आपको थोड़ा सा डाइल्यूट होना पड़ेगा, बट अगर आप तीनों स्टेट अगर आपने फोकस कर लिए हैं तो ईजिली क्रैक हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर लूसेंट जो है मेरे हिसाब से बिहार के लिए एक सफिशिएंट बुक है फॉर द स्टार्टिंग पर्पस। टू बी ऑनेस्टली मैंने लूसेंट कभी पढ़ी नहीं, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन में बीए था। तो मेरे जो वही सब्जेक्ट से, क्योंकि सिर्फ 2005 में डिसाइड कर लिया था जुडिशियल ऑफिसर बनना, तो 12th के बाद जब मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो मैंने वही सब्जेक्ट लिए थे जो यूपी मतलब जुडिशियल सर्विसेज के जीके में काम आएंगे। हिस्ट्री और ज्योग्राफी, इकोनॉमी, ये मेरे पार्ट थे। तो मेरे लिए जीके कभी डिफ़िकल्ट नहीं रहा। यू कैन से जीके मेरे लिए बच्चों का खेल है, उसमें मज़ा आता है 60-70% मार्क्स मेरे लिए गेन करना, तो मेरे लिए बहुत ईजी रहा है। लूसेंट से सिर्फ आप फैक्चुअल आपका याद हो सकता है, लेकिन फैक्चुअल तभी याद होगा आपने कुछ थ्योरी उसकी पढ़ी हो। तो उसके लिए आप एनसीईआरटी प्रेफर कर सकते हैं, उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। एग्जैक्टली मतलब अगर आप यहाँ पर सारी चीज़ें रट सकते हैं तो मे भी चीज़ें बदल जाएं, लूसेंट से काम हो जाए। वो सिर्फ बिहार के लिए कारगर है, यूपी में उससे कुछ नहीं हो पाएगा, यूपी में कुछ नहीं हो पाएगा, उत्तराखंड में कुछ नहीं हो पाएगा लूसेंट से। आपके 20-25 मार्क्स ही आएंगे आउट ऑफ 100। राइट, ये चीज़। और सर, एक और सवाल यहाँ पर एस्पिरेंट्स बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि यहाँ पर सारे लॉज जो हैं वो मेजर लॉज हैं, हमें अब पहले आईपीसी आता था, बीएनएस आ जाएगा मोस्ट प्रोबेबली, लेकिन जो लोकल लॉज हैं उनको कितना ध्यान देना चाहिए? मतलब पहले से पढ़ना चाहिए, लगातार पढ़ना चाहिए, या फिर जब एग्ज़ाम यहाँ पर नोटिफाई हो जाए तो तैयार शुरू कर दें, और फिर जब मेंस आ जाए तो जैसे बिहार में लोकल लॉज जो हैं सिर्फ मेंस में आते हैं, प्री में नहीं आते, तो क्या अप्रोच रहनी चाहिए? लोकल नहीं, माइनर लॉ हैं, लोकल लॉज नहीं है। सॉरी, हाँ, माइनर लॉज। इसमें 6 हैं, करप्शन है, आर्म्स है, एक्सप्लोसिव है, पॉक्सो है,
ये सारे उसमें एक्ट हैं। तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि पहले मेंस के अपने नोट्स बना के रख लें प्रिपरेशन करके, और जैसे ही प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन आ जाए फिर आपका मेंस अगर पहले से तैयार है फिर आप प्रीलिम्स पे लग जाएं पूरी तरह से। जैसे ही प्रीलिम्स ख़त्म हो, आपका अच्छा स्कोर आएगा, उसके बाद डेली आंसर राइटिंग जो आपने मेंस के नोट्स बनाए हैं उसको आप डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए अच्छे से तैयार हो जाएगा। ऐसे नहीं करना कि प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का वेट करें उसके बाद उन माइनर लॉ के आप नोट्स बनाएं, तो आपके लिए बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा। क्योंकि इस बार तो लेट हो गया था, 5-6 महीने लग गए थे उसको मेंस कराने में। हमेशा ऐसा नहीं होता है 2 से ढाई महीने में मेंस करा देता है, तो पैनिक हो जाते हैं। आपको पहले प्रीलिम्स के एग्ज़ाम से 2 महीने पहले आपको पूरा मेंस तैयार करके रख लेना है। उसके बाद जब जैसी नोटिफिकेशन आए प्री पे आपको पूरी मेहनत कर देनी है। प्री के एग्ज़ाम के बाद डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है मेंस के टेस्ट देने की, तो इजीली क्वालिफाई हो जाएगा। और सर बेरेक्ट की लैंग्वेज या बेरेक्ट जो है वो हेल्प करता है मेंस में, या फिर सिर्फ बुक्स ही रेफर करनी चाहिए, बेरेक्ट नहीं करनी? माइनर में आपको मतलब बेरेक्ट के अलावा कुछ बुक्स हैं जिनसे कुछ कुछ टॉपिक ले सकते हैं आप। जजमेंट आप में मेंशन कर सकते हैं, जैसे पॉक्सो पे एक जजमेंट आया था रिसेंटली, स्किन टू स्किन जजमेंट। उस पे ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट के वर्डिक्ट ओवर रूल्ड किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। सतीश रगड़े अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया वाला जजमेंट है। तो आपको करंट से अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। डेली स्टडी IQ में आप डेली करंट अफेयर जो जजमेंट आते हैं उसको आप देख सकते हैं, उसको अपनी नोटबुक में आप मेंशन कर सकते हैं, तो काफ़ी आपको हेल्प मिलेगा। और सर जब APO बने, अब तो काफ़ी टाइम आपने सर्व भी करा है बीइंग एन APO, तो ट्रेनिंग भी वहाँ पर होती है मैंने सुना है। तो ट्रेनिंग कैसी थी? ट्रेनिंग पीरियड में ट्रेनिंग बिपाड में थी हमारी, और 14 जुलाई को हम बिपाड में एंटर किया हम लोगों ने, और काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग थी। सुबह 4 बजे एक बार जगना। बिपाड स्टूडेंट्स के लिए, एस्पिरेंट्स के लिए एक्सप्लेन करेंगे तो फिर अच्छा बिपाड बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो बिहार का एक पेरेंटल अकेडमी है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के लिए, वो ट्रेनिंग कराता है। हम लोग गजटेड ऑफिसर हैं AG APO, तो हमारे 6 महीने का प्रोविज़न है वहाँ पर ट्रेनिंग करने का, तो 5 महीने मेरी कंप्लीट हो चुकी है। वहाँ पर रिगरस ट्रेनिंग होती है। सुबह 4 बजे जगना, 1.5 आवर का PT, उसके बाद 8:30 से 6:15 PM तक क्लास, 9 घंटे की लगभग क्लास। फिर रात को शाम में 6:30 से 7:30 तक आपको वर्कआउट करना है, फिर रात में असाइनमेंट। तो काफ़ी रिगरस ट्रेनिंग है, बट एंजॉय भी हम करते हैं। हर महीने हम ट्रिप पे जाते हैं 1 वीक के लिए। मैं केरला गया, दार्जिलिंग गया, गांधीनगर गया, तो इन्जॉय भी करते हैं। और सब लोग बोलते हैं ट्रेनिंग इन्जॉय का पार्ट है, तो रिग्रेस होने के साथ साथ मैंने उसको इन्जॉय भी किया है। तो सब लोगों को मौका मिलना चाहिए, स्पेशली उन लोगों को जो हार्ड वर्किंग है और उनका एक विज़न है लाइफ में APO बनना। मतलब जब जॉब लग जाएगी आपकी तो ट्रेनिंग होगी, लेकिन साथ ही साथ में यहाँ पर घूमने का भी बहुत अवसर मिलेगा। केरल जैसी जगह, भारत मतलब दर्शन उसमें भारत प्लान था, दर्शन, जिसमें हम 5 जगह घूमे थे हर महीने। 6 डेज़ का उसमें प्रोविज़न है। अगर आप गजटेड ऑफिसर हैं तो आपकी 6 महीने की ट्रेनिंग है। आपको हर महीने 6 दिन आपको आउट ऑफ बिहार एक्सप्लोर कराया जाएगा। द ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ द बिहार बिपाड है। बहुत शानदार, बहुत। और जो घूमने का शौक़ रखते हैं उनके लिए बहुत अच्छी बात है ये। साथ ही साथ वो जो ट्रेनिंग इतनी रिगरस होती है उसके पीछे रीज़न ये है कि शायद वो डिसिप्लिन यहाँ पर लाना चाह रहे हैं लाइफ में, कि आप एक गजेटेड ऑफिसर हो चुके हैं बिहार गवर्नमेंट के, तो आपकी लाइफ में एक डिसिप्लिन होना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट हैं तो उतना ही मेंटली फिट भी होंगे। कोर्ट में क्योंकि 10 से 5 काम रहता है, तो आपको 10 से 5 तो वर्क करने की आपके अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। तो ट्रेनिंग का पार्ट होता है, और आपको ट्रेन किया जाता है कि अगर कभी कभी ऐसा केस है उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है आपकी कोर्ट में, प्रेशर भी है, वो प्रेशर को कैसे टैकल करना है आपने, तो वो सारी चीज़ें पार्ट होती। इसके अलावा एक्सपोजर होता है कि बिहार के अलावा दुनिया में क्या चल रहा है, इंडिया में क्या चल रहा है, तो वो सारी चीज़ें हमें सिखाई जाती हैं। पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी, एक्सपोजर, और एक तरीके से उसका कंसिडरेशन भी होता है कि आपने इतना स्ट्रगल किया है, चलो आपको हम घुमाते भी हैं। और सर और क्या पर्क्स रहते हैं? जैसे सैलरी तो बिहार APO में जैसा है बहुत अच्छी सैलरी है ही, लेकिन और भी पर्क्स मैंने सुना है कि काफ़ी अच्छी लाइफ रहती है अगर आप APO बन जाते हैं तो। 9th पे स्केल है, और 10 से 5 आपका काम है। स्टेट को आप रिप्रेजेंट करते हैं, विक्टिम के राइट को आप प्रोटेक्ट करते हैं। और उसके बाद कभी कभी अभी तक मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं हुआ है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में भी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में ओकेजनली ड्यूटी लगा देते हैं। कोई फेस्टिवल हो गया तो वहाँ ड्यूटी भी लगाई जाती है, आपके साथ पूरा स्क्वाड रहता है आपको प्रोटेक्ट करने का, आपकी हेल्प करने के लिए। तो कई सारे मेरे कलीग हैं उनकी ड्यूटी लगी है।
अभी मेरे कलीग थे, वो प्रोटोकॉल ऑफिसर बन के गए थे, उसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे एक कॉन्फ्रेंस था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और एसपी सर आए थे। तो ये सारी चीज़ें ब्यूरोक्रेट्स, टॉप लेवल के जो ऑफिसर्स होते हैं, उनसे आपको इंटरेक्शन करने का ओकेजनली मौका मिलता है। महीने में आपकी मीटिंग होती है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ, एसएसपी के साथ, लॉ एंड ऑर्डर को लेके, क्राइम्स को लेके, डिस्पोजल को लेके, और बहुत सारे ऑफिसर्स आते हैं, आपको ट्रेन करते हैं, बताते हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखने को मिलती हैं, हमें सिखाते हैं, हम भी बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। ये सारी चीज़ें डेली रूटीन का पार्ट है, आपकी लाइफ में होती रहती हैं। एक सर मैंने ये सुना है कि एपीओ में कंपैरेटिवली ट्रांसफ़र्स कम होते हैं जुडिशरी के कंपैरिजन में, क्या ये बात सच है या मिथ है? ट्रांसफ़र तो मतलब 4 से 5 साल का है, लेकिन अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी आए थे जब हम ट्रेनिंग पे थे, तो बोल गए कि हम 3 साल बाद का प्रावधान करेंगे कि 3 साल बाद एपीओ का अपना ट्रांसफ़र हो। तो अभी 4-5 साल का तो प्रोविज़न है, बट ट्रांसफ़र अगर आपकी जॉब अच्छी है तो कहीं भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? जॉब नेचर तो आपका अच्छा है। और मेंटल सेटिस्फेक्शन भी काफ़ी रहता होगा कि आप किसी की हेल्प कर पा रहे हैं, स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक वो सेटिस्फेक्शन मेंटली कि रात को आराम से आप सो पा रहे हैं कि आपने आज सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करा है। यस, मतलब जैसे जुडिशियल ऑफिसर की तरह प्रेशर नहीं है कि आपको जजमेंट लिखना है या ऑर्डर लिखना है। 10 बजे के बाद 5 बजे आपका मोस्ट ऑफ बिहार में एपीओ में काम ख़त्म हो जाता है, अनटिल और अनलेस आपके पास कोई स्पेशल केस ना हो। उसके बाद आप फ्री हैं, आप कहीं भी रह सकते हैं जहां आपका मन करे, विद इन रूल एंड रेगुलेशन ऑफ द स्टेशन आप रह सकते हैं इजीली, कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो जुडिशियल ऑफिसर के साथ बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, आपको फॉलो करने होते हैं। बीइंग एपीओ उतनी ज़्यादा प्रोटोकॉल, उतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं होती हैं, तो लाइफ आपकी काफ़ी फ्री होती है, तो आप इंजॉय कर सकते हैं अपनी सर्विस को। सर, हमारे एस्पिरेंट्स के लिए कोई लास्ट नोट जो आप देना चाहें कि जब वो तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज़ क्या ध्यान में रखें, क्या एक इंस्पिरेशन अपने पास रखें वो कि ये चीज़ सोच कर आप तैयारी करिए और ये चीज़ ध्यान में रख के तैयारी करिए? अगर आपको एपीओ का प्रिपरेशन करना है तो डेली 2 मेंस के आंसर राइटिंग या क्वेश्चन हैबिट डाल लें। 100 लॉ के एमसीक्यू, अगर आपका जी की कमज़ोर है तो 100 जी के आप एमसीक्यू डेली लगाएं। एक अच्छा सा दोस्त बना लें जिससे आप इंटरेक्शन कर सकें आधा से 1 घंटा डेली। तो ये डेली रूटीन का अगर ये पार्ट है तो आपका मतलब आने वाली वैकेंसी जब भी आएगी तो यू कैन इजीली क्वालिफाई। और अपने आप को एवोल्यूशन करते रहें, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस, अपनी कॉपी चेक कराएं, क्लासरूम में जाके टेस्ट दें। ये सारी चीज़ें अगर आप वीक में अगर आप एक बार टेस्ट दे रहे हैं मेंस का, एक बार प्री का टेस्ट दे रहे हैं क्लासरूम में जाके, तो आप इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके अलावा हमेशा पॉजिटिव बने रहना है और डेली वर्क करना है। सर, ये चीज़ आपका ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि मेंस का टेस्ट जो है क्लास में जाकर दें। इवन जब जो स्टूडेंट्स हैं मैं उनसे भी कहता हूँ ये वाली चीज़, जब मैं भी तैयारी करता था तो मैं भी इवन वहाँ पर सेंटर में जाकर टेस्ट देता था। उसके पीछे रीज़न है कि घर पर आप देते हैं तो एक कंफर्ट माहौल अलग है, लेकिन जब आप कहीं बैठते हैं तो एक प्रेशर रहता है जो आपको वहाँ पर कमीशन के सेंटर पर बैठ कर लगेगा कि जल्दी लिखना है, इस टाइम पीरियड में लिख रहा है, कोई और व्यक्ति भी मुझे देख रहा है लिखते हुए। तो यही चीज़ स्टडी है कि जुडिशरी ने स्टार्ट करी, अभी बल्कि 2 महीने से स्टार्ट करी है कि जो हमारे ऑफलाइन सेंटर्स हैं वहाँ पर आप मंथली जाकर टेस्ट दे सकते हैं, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। तो जब ऑफलाइन जाना है, जब आपका पेपर है, तो ऑफलाइन भी दे सकते हैं। बहुत अच्छी इंसाइट है सर, थैंक यू फॉर दैट। और सर, लास्ट में कुछ अगर जीके जीएस के बारे में, आपने तो खैर आपका करियर जीके जीएस को लेकर काफ़ी, एजुकेशन काफ़ी अच्छी है, लेकिन एस्पिरेंट्स जीके जीएस को लेकर बहुत कन्फ्यूज़न में रहते हैं, तो उसके लिए कोई ट्रिक, खाली अगर मैं बात करूं सिर्फ एपीओ, बिहार, उत्तराखंड और यूपी में जीके जीएस इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा और डिफ़िकल्ट भी आती है, तो तीनों स्टेट्स के लिए कैसे कैसे टैकल करनी है, कोई सोर्स आप बताना चाहें या फिर कैसे कितना टाइम दें, तो वो एक बार प्लीज़। जैसे कि अगर आप 10 घंटे डेली पढ़ रहे हैं तो 2 से 3 घंटे आप जीके जीएस के लिए रखें और डेली आप लिखें। अगर कोई मान लो हिस्ट्री का ही क्वेश्चन है, मान लो कि 1920 का एक मूवमेंट है, 1920 या 1922 का असहयोग आंदोलन है, उसको आप लिखें 200 वर्ड्स या 500 वर्ड्स में। इस तरह के 25 से 30 क्वेश्चन एक सब्जेक्ट के आप लिख लें, मॉडर्न इंडिया के लिख लें, इंसेंट के लिख लें, मिडावाल के लिख लें, तो ये यूपी जुडिशरी में मेंस में काम आ जाएगा। इसी से संबंधित फैक्चुअल क्वेश्चन बिहार एपीओ में पूछे जाते हैं, और बिहार एपीओ आपको इजीली तैयार हो जाएगा। अगर आपने डिस्क्रिप्ट अपना तैयार करके रख लिया है तो आपका फैक्चुअल क्वेश्चन वाला पार्ट इजीली तैयार हो जाएगा। तो आप मेंस की आंसर राइटिंग मॉडल आंसर बना के रखें और उसके क्लास में आके डेली टेस्ट दें रेगुलरली, जब भी मौका मिले आपको वीकली,
तो आपके लिए बहुत इजीली रहेगा। जैसे कि कॉन्स्टिट्यूशन है, मान लो बेसिक स्ट्रक्चर है, आर्टिकल 368 में उसके बारे में प्रोविजन कर रखा है, उसका मेंस का क्वेश्चन आप बना के रख लें। वही अगर यूपी जीके में पूछेगा आप इजीली टैकल कर देंगे। उससे संबंधित फैक्चुअल अगर बिहार एपीओ में आया तो उसको इजीली लिख देंगे। तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा। अगर आप मेंस का अपने मॉडल आंसर तैयार कर लिए हैं, क्लास में आके डेली टेस्ट दे रहे हैं रेगुलरली, तो बहुत इजी रहेगा। कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है जीके। अगर आप नहीं लिख रहे हैं तब प्रॉब्लम है। आप ये सोच रहे हैं कि पेपर से 15 दिन 20 दिन पहले जीके पढ़ें उसके बाद पेपर में, यू विल नॉट क्वालिफाई द एग्जामिनेशन एज पर माई पर्सनल एक्सपीरियंस। एक सर लास्ट क्वेश्चन है, आप एपीओ हैं, जुडिशरी का एग्ज़ाम आपने बहुत शानदार रैंक के साथ क्रैक कराया, तो दोनों की तैयारी अलग अलग है या फिर जुडिशरी वाले एस्पिरेंट्स जो हैं वो एपीओ की भी कर सकते हैं, एपीओ वाले जो हैं वो जुडिशरी की भी करें और दोनों एग्ज़ाम दें? जुडिशरी में कई सारे सब्जेक्ट ज़्यादा हैं। एपीओ में मान लो 3 सब्जेक्ट आते हैं। बीएनएस जो नया नाम है आईपीसी का, और सीआरपीसी का नया नाम है बीएनएसएस, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो इंडियन एविडेंस एक्ट का पार्ट नाम है। तो वो 3 सब्जेक्ट आते हैं मेजर लॉ में, तो वो जुडिशरी में भी आएंगे। आपको अगर जुडिशरी के तैयार कर लिए हैं तो एपीओ का इजीली हो जाएगा। बाकी माइनर लॉ आपको पढ़नी है, लेकिन वो माइनर लॉ जो अब बिहार में आ रहे हैं वो यूपी जुडिशरी में भी आ रहे हैं, मेंस में, और इवन प्री में भी आ रहे हैं। जैसे पॉक्सो एक्ट है या फिर करप्शन एक्ट है या फिर और सारे सब्जेक्ट हैं जो बिहार एपीओ में आ रहे हैं। तो अगर आप कंबाइन तैयारी करें जुडिशरी एपीओ, तो स्पेशली आपको एपीओ के लिए वो 2-3 सब्जेक्ट आर्म्स और एक्सप्लोसिव एक्ट पढ़ना पड़ेगा, और ज़्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है ही नहीं। तो बहुत आसान रहेगा एपीओ क्वालिफाई करना। जैसे कि हम अगर नेशनल लेवल का हमें आप गेम खेलना है या स्टेट लेवल का मेडल जीतना है, अगर आपकी ओलंपिक की तैयारी है तो इजीली यू कैन विन स्टेट और नेशनल लेवल। तो यू शुड ऑलवेज प्रिपेयर फॉर ओलंपिक लेवल। यही चीज़ मैं लास्ट में कहना चाहूँगा सब एस्पिरेंट्स से। मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट्स देखे हैं जो कहते हैं कि सर सिर्फ हम जुडिशरी का पेपर देंगे, हम एपीओ का पेपर देंगे ही नहीं। एक सवाल है क्यों? आप एपीओ का पेपर निकाल लीजिए, सर ने यहाँ पर निकाला, ज्वाइन कर लीजिए, जुडिशरी की तैयारी करते रहिए, जुडिशरी का पेपर दीजिए। जब जज बन जाएं तो एपीओ का छोड़कर जज बन जाइए, उसमें कोई इशू नहीं है जब तक आप यहाँ पर कभी खेलने ही नहीं जाएंगे। अगर आप कभी क्रिकेट के मैदान पर खड़े ही नहीं हुए तो आप आउट ही हैं, लेकिन अगर आपने एटलीस्ट ट्राई करा तो हो सकता है आप यहाँ पर सेंचुरी भी मार कर आएँ। तो पेपर देने ज़रूर जाएं। बहुत सारे बच्चे पेपर भरते भी नहीं हैं कि मुझे बिहार का पेपर नहीं देना। क्या आपको बिहार ने रख लिया है जो आप डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे बिहार में नहीं देना? आप पेपर दीजिए, जज बन जाइए, एपीओ बन जाइए, फिर चूज़ करिएगा कि मुझे जाना है या नहीं जाना। और अब आप कहें कि मैं चूज़ नहीं कर रहा हूँ तो एक बड़ी उपलब्धि होगी, फिर भी आपके नाम के आगे हमेशा फॉर्मर एपीओ लगा रहेगा। यहाँ पर पवन सर एजुकेटर हैं, वो भी फॉर्मर बिहार एपीओ हैं। उनको टीचिंग को पैशन था तो उन्होंने बिहार एपीओ क्रैक करा, ज्वाइन करा। उसके बाद उन्हें लगा कि नहीं, बिहार एपीओ मैं नहीं कर पाऊँगा, मेरा टीचिंग पैशन है, हमेशा से टीचिंग पैशन रहा है, तो उन्होंने टीचिंग ज्वाइन करी यहाँ पर। तो हमेशा आपके नाम के आगे फॉर्मर एपीओ, फॉर्मर जज लगा रहेगा। लेकिन ये मत कहिए कि मुझे वहाँ जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना? आप जज नहीं बने हैं, आप पेपर ही नहीं देने जा रहे हैं, आप 0 पर हैं, और 0 से 100 पहुंचने में पेपर देने जाना पहला स्टेप होता है। आई वांट टू मेंशन वन थिंग अबाउट बिहार। इसे एक बिहार के बारे में नैरेट बना रखा है कि, लेकिन आप एपीओ बनने के बाद अगर बिपार्ट जाएंगे ना, अक्रॉस द इंडिया आपको ऐसी अकेडमी नहीं मिल सकती जो इतना एक्सपोजर आपको दे। भारत दर्शन लबासना के अलावा शायद ही कोई स्टेट अकेडमी आपको कराती हो। पूरा नैरेट आपका चेंज हो जाएगा बिहार के बारे में। आपको लगेगा कि एक नया बिहार है। तो अगर आप ये सोच रखा है आपने कि बिहार एपीओ ज्वाइन नहीं करूँगा, बिहार एपीओ एग्ज़ाम नहीं दूंगा, एक बार क्वालिफाई करके अकेडमी ज्वाइन तो कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि नया बिहार है, आपको पता चल जाएगा। यही चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्री जुडिस क्रिएट करना बहुत आसान होता है, लेकिन उसे तोड़ना, उस पर एक्चुअल में अगर जज बनना है तो सर प्री जुडिस ही ख़त्म करना है हमें। और वो जब तक आप खुद जाकर विटनेस नहीं करेंगे, जब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि बिहार अकेडमी में बहुत सारे टॉप लेवल के ब्यूरोक्रेट्स पढ़ाने आते हैं, डीजीपी पढ़ाने आते हैं आपको, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आपको पढ़ाने आते हैं, और बीपीआरडी कई सारी अकेडमी के लोग पढ़ाने हैं आपको, इंडिया आईआईटी आईएम वाले प्रोफेसर्स, जेएनयू, जामिया, टॉप लेवल के जो एजुकेटेड होते हैं वो आपको पढ़ाने आते हैं। आपको एक्सपोजर मिलेगा वहाँ पे, आपकी पर्सनैलिटी हाईली डेवलप होगी। इवन सर मैंने मतलब ये भी देखा है, स्टूडेंट्स इतने स्ट्रिक्ट रहते हैं कई बार कि हमें सिर्फ दिल्ली देना है, हमें उत्तराखंड भी नहीं देना, हमें यूपी भी नहीं देना, हमें छत्तीसगढ़ भी नहीं देना, हमें हिमाचल भी नहीं देना, मतलब सिर्फ दिल्ली देना है। आप दिल्ली की तैयारी कर सकते हैं अगर आपको करना है तो। बाकी स्टेट्स
फॉर्म भरिए, देने जाइए, अगर फाइनेंशियली समर्थ हैं तो देने जाने में क्या इशू है। क्योंकि दिल्ली की एक अपनी लिमिटेशन है, वहाँ 20, 25 से 50 सीट आती हैं, लेकिन एस्पिरेंट तो 500 या 1000 होते हैं या 5000 होते हैं, तो सबका सिलेक्शन तो नहीं होगा, उन्हीं का होगा जितनी सीट है। लेकिन आप अदर स्टेट का चांस क्यों अपने आप से मिस कर रहे हैं, तब तक क्यों वेट कर रहे हैं। मान लो कि आप उत्तराखंड में आप जुडिशल ऑफिसर बन गए, 4 साल बाद दिल्ली में सिलेक्शन हुआ, लेकिन आप तो JM फर्स्ट तो बन ही गए। अब बाद में अगर DGS देंगे उसके बाद आप ऑलरेडी जूनियर हो जाएंगे, तो क्यों वेट करना है एक ही स्टेट का। जहाँ आपको अपॉर्चुनिटी मिली, जिस स्टेट में मिले वहाँ आपने ज्वाइन कर लेना, जब लगे कोई ड्रीम स्टेट है या फिर अपना होम स्टेट है। इससे पहले मुझे लगता था कि मुझे यूपी ही देना है, लेकिन क्योंकि बिहार ने मुझे 2 नौकरी दी हैं, APO और जुडिशल ऑफिसर, अब मुझे लगा कि नहीं, बिहार मेरे लिए ठीक है। अब यूपी में जाऊंगा, बहुत जूनियर हो जाऊंगा, कब मेरी वैकेंसी आएंगी, कब मेरा सिलेक्शन होगा, आई डोंट नो, लेकिन बिहार मेरे लिए काफ़ी है और अब जो काम करना है बिहार के लिए करना है। थैंक यू सर, आपने welcome। इतना महत्वपूर्ण टिप्स स्टूडेंट्स के साथ शेयर करी, साथ ही साथ बहुत सारी चीज़ें बताई जो हमें पता नहीं होती हैं कि जॉब के बाद क्या होता है और क्या क्या वर्क्स होते हैं, क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और आई होप इस सेशन को देखकर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिले, साथ ही साथ यहाँ पर आपका जो सपना है वो पूर्ण हो और एक मोटिवेशन मिले कि नहीं, मुझे ये चीज़ करनी है। अगर आप सोच भी नहीं रहे थे यहाँ पर सिंपली कोई पेपर देने की, इसे देखें आप और यहाँ पर आपको एक बार को कोई क्वायरी आए आपके मन में कि एक बार पता तो करता हूँ सिलेबस क्या है, क्या क्या हो सकता है, तो सिंपली स्टडी IQ जुडिशरी पर जाना है यूट्यूब पर और सब चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इवन वीडियो के बाद में एक नंबर होगा जहाँ पर आप फ्री करियर काउंसलिंग आप ले सकते हैं। थैंक यू थैंक यू सर।